हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आज फंडामेंटल राइट पर हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस किया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, मौलिक अधिकार जो सीमित है या असीमित है, क्या संसद जो है मौलिक अधिकारों को कम या ज़्यादा कर सकती है। और हमने स्पेशली जो डिस्कस किया था वो किया था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 के बारे में। इसमें हमने देखा था कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल लिस्ट से निकाल कर जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया और उसको अनुच्छेद 300A में रखा। तो इन सब के बारे में जो है हमने पहले वाली वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में। और इससे पहले दो हमारे आर्टिकल और आते हैं 12 और 13, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य आखिरकार क्या है। देखो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है, जो आर्टिकल 1 है, वो भी राज्य के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य के बारे में बात करता है कि राज्य क्या है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद और प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार और विधानमंडल तथा भारत सरकार के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के कंट्रोल मतलब भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी। मतलब अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि एक राज्य जो किन से मिलकर बनता है, तो भारत सरकार में क्या क्या आता है, मंत्री आते हैं। ठीक है, मंत्री आ गए और मंत्रालय आ गए, विभाग मतलब जो सभी मंत्री हैं, मंत्रालय हैं, विभाग हैं और जो सेना है वो। ठीक है, और संसद में कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अध्यक्ष हो गए, सभापति हो गए। और संसद के द्वारा जो कानून भी बनाया जाता है वो भी राज्य का ही पार्ट माना जाता है। और राज्य सरकारें, आपको पता है प्रत्येक राज्य में हमारे 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में जो है अपनी 28 राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार में मंत्री, मंत्रालय, सचिव ये सभी आते हैं। और विधानमंडल, 28 राज्यों में विधानमंडल है और विधानमंडल किन से मिलकर बनती है, विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विधान परिषद जो है आज के समय में एज ए प्रेजेंट जो कितने राज्यों में जो विधान परिषद है। ठीक है, और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, मतलब जो हमारी लोकल अथॉरिटी हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया। ठीक है, वो भी राज्य का ही पार्ट है। और कुछ कंपनियां जैसे कि LIC, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, गेल, जो हमारी महारत्न कंपनियां हैं, वो भी राज्य का ही पार्ट है। और कुछ जो स्थानीय जो लोकल ऑफिसर हैं, जैसे कि कमिश्नर हो गया, कलेक्टर हो गया, पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया। ठीक है, ये भी जो है क्या है, राज्य का ही पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के ने कहा था कि कोई भी कंपनी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कंपनी अगर हमारी सरकार के साथ काम कर रही है या हमारी सरकार के लिए काम कर रही है तो वो भी राज्य का ही पार्ट होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 12 के अनुसार पता लग गया होगा आपको कि राज्य के जो है क्या है या राज्य की परिभाषा क्या है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में बात करता है। देखिए मूल अधिकार जो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी राज्य या हमारी जो संसद है ना, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में हो। अगर संसद द्वारा या किसी राज्य द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को हिट करता हो, तो वो कानून जो है वो समाप्त माना जाएगा, वो नल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो है नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा बात करने की, इसमें कोई और ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 14। यहाँ से हमारे मेन फंडामेंटल राइट जो स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 14 जो है अपने आप में एक बहुत वाइड एरिया कवर करता है। अनुच्छेद 14 में जो दो फ्रेजेस ऐड किए गए हैं, पहला है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों फ्रेजेस जो है अलग अलग हैं। ठीक है, और इनको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है हमने ब्रिटेन से के संविधान से लिया है, जो एक नेगेटिव धारणा है, हमारी नकारात्मक धारणा है। ठीक है, जो विधि के समक्ष समानता है ना, तो ब्रिटेन की एक पर्सन थे, एवी डाइशी, बहुत फेमस पर्सन थे एवी डाइशी। उनका एक सिद्धांत था
रूल ऑफ लॉ। तो उन्होंने कहा कि कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति जो है कानून से सर्वोच्च नहीं है, कानून सर्वोच्च है, सभी कानून के अधीन में आते हैं। तो उन्हीं के रूल ऑफ लॉ से जो है हमने इस फ्रेजेस को उठाया है और इसी के जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समानता क्या कहती है कि मेरे समक्ष समान है। देखो आपने मूवी वगैरह देखी होगी तो जज के सामने एक स्टैचू होता है जिसके आंखों में ब्लैक पट्टी बंधी होती है, ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट करती है कि मैं जो है अंधी हूँ, आई एम ब्लाइंड, ठीक है। मेरे समक्ष सभी बराबर हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे सामने कौन खड़ा है, कोई अमीर है, गरीब है या बूढ़ा है या बच्चा है, मेरे लिए समक्ष जो सभी समान है और मैं सभी को समान समझते हुए काम करती हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या कहता है कि वो कानून के समक्ष समानता पर बात करता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है। कोई भी कानून के आगे बड़ा या छोटा नहीं है, किसी के साथ जो है इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ओके। और ये जो नकारात्मक है, नेगेटिव धारणा क्यों है? देखो अगर कोई रिच पर्सन है, ठीक है, वो सरकार को ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है और एक गरीब पर्सन है, ठीक है, वो सरकार को कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो फिर भी जो है कानून के समक्ष दोनों को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको जो है नेगेटिव धारणा कहते हैं, नकारात्मक धारणा कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का जो है हमने कहाँ से लिया है, तो इसको लिया है हमने ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से, ओके, याद रखना, एग्जाम में यही ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो फ्रेजेज है वो है हमारा विधि के का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स जो क्या करता है इससे ब्रिटेन को ही टिक कर देता है, ठीक है। देखिए विधि का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग फ्रेजेज है और इन दोनों को हमने अलग अलग देशों से लिया है। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। यह सकारात्मक धारणा है। अब कैसे है इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले जो विधि का समान संरक्षण है आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप उनसे पता लगा लीजिएगा कि क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। मान लीजिए दो पर्सन है, एक है अंबानी रिच पर्सन है और एक हो आपको मैं बी मानता हूँ, ठीक है। दोनों द्वारा एक ही क्राइम किया जाता है, ठीक है, दोनों पर कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट द्वारा जो है दोनों पर, अंबानी पर भी और आप पर भी जो है 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। तो आप बताइए अंबानी के लिए बहुत बड़ी रकम है? तो नहीं, अंबानी जो है इसको इजीली जो है पे कर देगा, ये तो उसके लिए सागर से बूंद के समान है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी? आपको आएगी, ठीक है। आपके लिए तो 1 करोड़ रुपये बहुत है, मतलब उम्र भर कमाओगे, ठीक है, उसके बाद जो है शायद ही 1 करोड़ रुपये जो पे कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद ईजिली कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं एक गरीब पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए जो 1 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या लगता है कि दोनों को जो है समान कानून से ट्रीट किया जाना चाहिए या नहीं? तो ऑप्शन होगा या आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि गरीब को जो है अलग से ट्रीट किया जाए और अमीर को अलग से ट्रीट किया जाए, यही आपके माइंड में चल रहा होगा। क्योंकि गरीब की जो कंडीशन है, गरीब की जो सिचुएशन है वो अलग है, जो अमीर की सिचुएशन है वो अलग है। तो यही बात जो है हमारा सेकंड फ्रेजेस विधि का समान संरक्षण कहता है। देखो ये क्या कहता है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से अप्लाई या प्रशासित की जाएगी, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये क्या कहता है कि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, एक तार्किक वर्गीकरण किया जाए और उसी के हिसाब से समान लोग हैं, अगर रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, उनको एक समान कानून उन पर अप्लाई हो, उनको एक समान कानून से ट्रीट किया जाए और कोई गरीब है उनको अलग से एक समान कानून से ट्रीट किया जाए। तो इसी में बात करता है अनुच्छेद 14 का सेकंड फ्रेज, ओके। समान परिस्थितियों में रहते लोग, मतलब जो एक समान परिस्थितियाँ क्या मतलब एक जिनकी कंडीशन समान हो, जैसे कि गरीब, ठीक है, उनकी कंडीशन अलग होगी, अमीरों की कंडीशन अलग होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो कंडीशन के हिसाब से जो समान परिस्थितियों में लोग रहते हैं लोगों के साथ, मतलब समान परिस्थितियों में रहते लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो यही बात करता है हमारा विधि का समान संरक्षण। आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर देखिए आपने देखा होगा कि कोई 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी का मर्डर करता है, ठीक है, किसी का कत्ल करता है, तो उसको जो है लाइफ फ्रीजरमेंट दी जाती है, मतलब ताउम्र की सज़ा सुनाई जाती है, वो सारी उम्र जो है अब क्या होगा, जेल में रहेगा। वहीं पर अगर कोई 18 साल से नीचे का लड़का कोई मर्डर करता है, ठीक है, तो उसके लिए 3 या 4 साल की सज़ा होती है। साथ ही साथ उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी ऐड किया जाता है कि उसको जो सुधार क्रिया में भेजा जाएगा और उसकी एजुकेशन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब किसके तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ
लॉ, मतलब विधि का समान शिक्षण। अब बच्ची का जो मेंटलिटी है और उसकी जो कंडीशन है वो अलग है, वो एक मेच्योर पर्सन की कंडीशन, वो सब कुछ जो है वो अलग है, ठीक है। अब इनमें जो गाइस कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, हमारे गवर्नर हो गए, ठीक है, उनको जो है उन पर जो आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो है उनको अलग प्रोटेक्ट करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और गवर्नर को उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई भी जो है दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, और उन पर किसी भी प्रकार का मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट द्वारा जो उनके से मतलब जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो गवर्नर है, उनके लिए कोई भी वारंट जारी नहीं किया जा सकता। मतलब हमारे राष्ट्रपति और गवर्नर को जो है हमारा संविधान प्रोटेक्ट करता है, उन पर अनुच्छेद 14 अप्लाई नहीं होता। और यूएनओ, मान लीजिए कोई भी यूएनओ का कोई भी पर्सन जो भारत में आया हुआ है, उसको भी उन पर भी अनुच्छेद 14 जो है अप्लाई नहीं होता। हमारे जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं, उनको भी हमारा संविधान कहता है कि उनके द्वारा संसद में या विधानमंडल में जो है किसी भी तरह उनके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, उनके द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है, तो उनके खिलाफ जो कोर्ट में किसी भी तरह का जो केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। और जो मान लीजिए किसी राज्य का राष्ट्रपति अगर भारत में आ रहा है, ठीक है, तो उन पर भी अनुच्छेद 14 अप्लाई नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए है या विदेशियों के लिए भी है। तो अनुच्छेद 14 दोनों के लिए होता है, वो नागरिकों के लिए भी होता है, सिटीजन के लिए भी होता है, और गैर नागरिकों के लिए भी होता है, नॉन सिटीजन के लिए भी पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई विदेशी भारत में आ रहा है, तो उसके लिए हमारे संविधान अनुच्छेद 14 भी उस पर भी अप्लाई होगा। ओके, ये दोनों के लिए, दोनों पर जो अप्लाई होता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब ये भी समानता पर ही बात करता है, ठीक है। इसका जो पहला जो नियम है, इसका जो पहला जो क्लाउज है, वो कहता है कि सरकार व राज्य, मतलब वो सरकार और राज्य को जो है भेदभाव करने से मनाही करता है। तो सरकार तथा राज्य जो है किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी भेद नहीं करेगा, मतलब भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो रूल फर्स्ट है अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज फर्स्ट है, ठीक है, वो सरकार और राज्य को जो है नागरिकों के साथ भेदभाव करने से मनाही करता है। और अनुच्छेद 15 का क्लॉज सेकंड या नियम 2 यह कहता है कि किसी व्यक्ति, मतलब नागरिकों के बारे में बात कर, सरकार और नागरिकों के बारे में बात करता है कि कोई भी व्यक्ति या सरकार जो है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म व लिंग के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों व कुओं, तालाबों, स्नान घाटों व सड़कों में घुसने से नहीं रोका जा सकता। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी जो भी सार्वजनिक स्थान हो गया, या कोई दुकान है या कोई मनोरंजन स्थल है या कोई कुआं है या तालाब है, ठीक है, या सड़कें हैं, तो वहाँ पर जो है उनके साथ उनके घुसने से, मतलब उनको वहाँ पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है एक दौर हुआ करता था जब जो छुआछूत थी वो हमारे देश में बिल्कुल पीक पर थी, भारतीय समाज में बिल्कुल पीक पर थी। यहाँ पर जो निम्न जाति के लोग थे, ठीक है, उनको सड़कों पर चलना भी अलाउड नहीं था, मंदिरों में घुसना तक अलाउड नहीं था। आपने सुना होगा कि केरल वगैरह जो नीचे जो साउथ इंडिया के जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, वहाँ पर मंदिरों में प्रवेश से रिलेटेड बहुत सारे जो आंदोलन हुए थे, बहुत सारे आंदोलन किए गए, ठीक है, और जो सड़कों पर चलने की तक की मनाही होती थी। आपको पता होगा कि जो अंग्रेज़ थे वो भी भारतीयों के साथ जो है भेदभाव करते थे। अंग्रेजों द्वारा जो है उनके होटलों वगैरह में जो बाहर लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अनुच्छेद 15 को जो ऐड किया था, और इसमें कहा था कि किसी के साथ इन सभी प्लेसेस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी आधार पर जो है, चाहे वो धर्म, मतलब कोई व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, चाहे जाति, मूल, जन्म व लिंग आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
और कोई व्यक्ति जो है दुकान में जा रहा है, ठीक है, तो उस आप उसके साथ इस तरह व्यवहार नहीं करोगे कि आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है। अगर आपके साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो वो कोर्ट में जो है दंडनीय अपराध का जो है भागीदारी होगा। अब 15 अनुच्छेद 15 में कुछ एक्सेप्शन भी, कुछ अपवाद भी है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि अनुच्छेद 15 कहता है कि महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने की बात करता है कि महिलाओं के लिए सर राज्य जो है चाहे तो महिलाओं के लिए जो अलग से कोई स्पेशल कानून ला सकता है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए अलग से कानून ला सकता है। आपको पता होगा हमारे संविधान में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए मुफ्त शिक्षा मतलब निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून जो है बनाए गए हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जो हमारा जो हिस्ट्री है, अगर हम अपना इतिहास उठाएं ना, तो महिला के साथ बहुत ही क्रूरता वाला व्यवहार किया गया है। और महिलाओं के लिए स्पेशल कानून या हमारा स्पेशल व्यवस्था होना जरूरी है। और संविधान, हमारा संविधान या जो हमारा आर्टिकल 15 है, ठीक है, ये सब जो है इसकी इजाज़त देते हैं, ठीक है। अगर सरकार या कोई मतलब राज्य सरकार को लगता है कि किसी भी कोई पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, SC है, ST है, कोई OBC है, ठीक है, उसको जो है विकास की राह में लाने के लिए जो है उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न करना पड़े, तो जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, जो हमारी सरकार है ना, वो उनके लिए कोई भी लॉ जो बना सकती है या कोई भी स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है। तो उनको कोई जब मान लीजिए कोई राज्य जो इस तरह का कोई प्रोविज़न ऐड करता है तो उनको जो है अनुच्छेद 15 का हनन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 15 का हनन उसे नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता पर बात करता है। आसान भाषा में बोलूँ तो अनुच्छेद 16 जो है वो रोजगार पर बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है कि रोजगार के आधार पर मतलब जब किसी को रोजगार दिया जा रहा है तो उसमें जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 16 कहता है कि मान लीजिए कोई सरकार है, ठीक है, वो किसी भी पोस्ट के लिए जो है किसी भी विभाग में, डिपार्टमेंट में जो है कोई पोस्ट निकालती है तो किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग आदि के आधार पर अमान्य या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 जो अवसर की समानता की बात करता है, ठीक है। लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा रिजर्वेशन या आरक्षण। आरक्षण क्या है? आरक्षण क्या है? जो नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, विधायिकाओं में जो पिछड़े हुए जो हमारे वर्ग हैं ना, उनकी पहुंच को आसान बनाता है, ठीक है। और आज के टाइम में आप देखोगे तो हमारी जो सरकारें हैं, ठीक है, जो पार्टियां हैं, ठीक है, वो आरक्षण को अपनी वोट बैंक की तरह यूज़ करती हैं। जो आरक्षण है गाइस वो सही है। अगर आरक्षण गलत होता तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट उसको सबसे पहले कैंसिल कर देता, क्योंकि आरक्षण जो है हमारे अधिकारों को, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है। तो आरक्षण जो है जरूरी है, ठीक है। इसलिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कभी भी आरक्षण का जो है आरक्षण को समाप्त नहीं करता है, आरक्षण के अगेंस्ट में बात नहीं करता है। अनुच्छेद 16 जो है बात करता है आरक्षण की कि अगर सरकार को लगता है कि कोई तबका या कोई मतलब पिछड़ा हुआ वर्ग जो है विकास की राह में पीछे रह गया है, ठीक है, उसका जो है राज्य सरकार के पद में या राज्य सरकार द्वारा जो सीटें या राज्य सरकार की किसी भी डिपार्टमेंट जो है उसकी उपलब्ध या प्रेजेंस जो है पर्याप्त नहीं है, तो उसकी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार उसको आरक्षण दे सकती है। आप जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 कहता है कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न किया जा सकता है। अनुच्छेद SC ST के लिए जो है आरक्षण दिया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है जिनका राज्यों की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि जो राज्य सरकार है, ठीक है, राज्य सरकार को लगता है कि यार जो SC ST हैं, ठीक है, वो जो है बहुत ही पीछे रह चुके हैं, ठीक है, और उनका जो किसी भी डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए अपने अपने हिसाब से, ठीक है, उसमें जो उनकी प्रेजेंस जो है ना के बराबर है, तो उनकी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जो है उनके लिए स्पेशल से प्रोविज़न ऐड कर सकती है। और उसके तहत जो अनुच्छेद 16 का जो है हनन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 16 कहता है कि किसी के साथ भी रोजगार के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अब लोगों को समान बनाने के लिए, उनको एक लेवल पर लाने के लिए, जो इनको पुशअप देने के लिए जो है सरकार स्पेशल प्रोविज़न ऐड कर सकती है, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास पैसा सब कुछ है, ठीक है, अच्छी एजुकेशन है, ठीक है, और एक गरीब है उसके पास पढ़ने तक के लिए, खाने तक के लिए पैसा नहीं है। अब उनको हम समान माने तो वो समान नहीं होंगे। उनको समान लाने के लिए
उन दोनों को समान लाने के लिए मान लीजिए ए है, ठीक है, ए बड़ा है और बी जो है गरीब है, ठीक है, और बी को जो है ए के बराबर करने के लिए जो है उसको सरकार क्या करेगी, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न ऐड करेगी और उसको पुशअप देगी, ठीक है, उसके लिए स्कॉलरशिप वगैरह का, आरक्षण वगैरह का जो है ये प्रावधान करेगी, ताकि जो है ए और बी जो है एक लेवल पर आ जाए, एक बराबरी पर आ जाए, ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आप लोगों का मानना होगा कि सर आरक्षण जो है, ठीक है, अब जो कुछ लोग जो हैं वो आरक्षण का जो मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो मैं मानता हूँ, क्योंकि आरक्षण के तहत जो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है, अब उनको बच्चों को जो आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। उसके लिए सरकार को भी कुछ प्रोविज़न ऐड करने चाहिए, ठीक है, उस पर जो कोई स्टेप उठाना चाहिए। इनका जो आरक्षण है ना वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनको आरक्षण का यूज़ हो चुका है, मतलब आरक्षण का लाभ मिल चुका है, ठीक है, वो एक अच्छी कंडीशन हमारी सोसाइटी में एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं, तो उनको जो है आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत पर बात करता है, एबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पर बात करता है। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो इतिहास है, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, ठीक है, तो आप अपने हमारे इतिहास को उठाकर देखोगे तो जो निम्न जिस जो अस्पृश्यता थी ना वो अपने पीक पर थी हमारे इतिहास में, और लोगों के साथ भेदभाव, जो छुआछूत का व्यवहार इतना ज़्यादा था, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी निम्न जाति के पर्सन को देख भी लेता था तो उसको अशुद्ध माना जाता था, और उसके लिए जो कि हवन पाठ वगैरह किए जाते थे, ठीक है। अगर ये जो छुआछूत के धार, मतलब जो अस्पृश्यता वो इतने लेवल पर थी कि कोई भी व्यक्ति जो निम्न कास्ट का था, ठीक है, जो लोअर कास्ट का माना जाता था, वो अगर उसको जो कि किसी भी रास्ते से जाने तक की मनाही होती थी, मतलब बहुत बुरा हाल था। महिलाओं, मतलब मैं बेसिकली करूँ तो जो लोअर कास्ट जो SC ST थे, ठीक है, जो OBC थे, जो पिछड़े वर्ग थे, वो और जो महिलाएं थी ना उनका बहुत बुरा हाल था, ठीक है। हमारे इतिहास में आपने सुना होगा कि जो साउथ इंडिया में वहाँ पर जो स्तन टैक्स लगाया जाता है वो स्तन के आधार पर, जिनका स्तन बड़ा होगा उनको ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, और जिनका स्तन छोटा था उन पर टैक्स कम लगाया जाता था, मतलब इतना बुरा हाल था, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 को हमारे संविधान में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, और हमारे आर्टिकल में, हमारे मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैं मानूँ तो अनुच्छेद 17 ही है। और अनुच्छेद 17 जो बिल्कुल स्टिक बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, कि कोई अपवाद भी नहीं है, ये सीधी बात करता है कि अस्पृश्यता के आधार का अंत होगा, मतलब किसी के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो मतलब नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस तरह का भेदभाव करता भी है तो वो जो है दंड का भागीदारी होगा, उस पर जो है केस, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो उसे जो है सजा का पात्र माना जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि व्यक्तियों को, दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जाएगा। मतलब जो SC जो ST और जो OBC हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, और जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको पढ़ने से नहीं रोका जा सकता, उनको मंदिरों में जाने से नहीं रोका जा सकता। जो भी हमारी सरकार ने भारतीय नागरिकों को सुविधाएं दी है उनसे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, और उसका किसी भी रूप में या किसी भी रूप में जो है इसका आचरण जो है निषेध है। मतलब छुआछूत को पूरी तरह जो है हमारा संविधान 17 जो है, अनुच्छेद 17 जो है समाप्त करता है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल है अनुच्छेद 17। सीधा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 जो है किस पर बात करता है, तो आपको पता नहीं चाहिए, अस्पृश्यता पर, छुआछूत पर जो सीधी बात करता है वो अनुच्छेद 17 हमारी बात करता है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों की समाप्ति पर बात करता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात पर जो है बात करता है। एक दौर हुआ करता था हमारे इतिहास में जब जो राजा महाराजा आदि जैसी उपाधियाँ होती थी, और राजाओं द्वारा लोगों को उपाधियाँ दी जाती, जैसे कि कविराज हो गया, अंग्रेजों द्वारा उपाधियाँ दी जाती थी, नाइटहुड, सर की उपाधि दी जाती थी, तो बहुत सारी उपाधियाँ दी जाती थी। तो जब हमारा संविधान स्टार्ट हुआ ना, तो उन हमारे संविधान द्वारा जो है अनुच्छेद 18 के द्वारा इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है, कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ जो है इन उपाधियों का, राजा महाराजा कविराज आदि की उपाधियों का यूज़ नहीं करेगा। हमारे संविधान में केवल दो ही जो समान हैं, जिनको हम उपाधियाँ नहीं कहेंगे, दो ही समान हैं, ठीक है, उनको जो है अपने नाम के साथ यूज कर सकता है, और वो है सेना और दूसरा है एजुकेशन, जो विद्या है, ठीक है। सेना जैसे कि ब्रिगेडियर, कर्नल वगैरह जो है अपने नाम के साथ इनका यूज कर सकते हैं। एजुकेशन में जैसे कि आपने सुना होगा, व्यक्ति अपने के नाम के साथ डॉक्टर लगाता है, और अपने नाम के साथ इंजीनियर लगाता है, अपने नाम के साथ एडवोकेट लगाता है, ठीक है। तो ये क्या एक एजुकेशन टाइटल है, एजुकेशन के से रिलेटेड जो ऑनर है, सम्मान है, ठीक है। तो हमारा संविधान क्या अनुच्छेद 18 जो है दो ही तरह की जो सम्मान है उनको उन
उनको व्यक्ति अपने नाम के साथ लगाने के लिए जो है परमिशन देता है हमारा अनुच्छेद 18, वो है सेना और एजुकेशन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भारत का कोई, मान लीजिए आप हो, ठीक है, आपको कोई देश जो है, कोई देश है वो आपको कोई उपाधि देना, कोई टाइटल देना चाहता है, तो आप उसको स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि हमारा संविधान इस बात की मनाही करता है। अगर कोई देश जो है आपको कोई किसी तरह की कोई गिफ्ट देना चाहता है, या किसी तरह का कोई पैसा देना चाहता है, ठीक है, या कोई अपने देश में कोई भी पद या कोई सीट देना चाहता है, ठीक है, तो आप उससे एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप उसको तभी एक्सेप्ट करोगे, मतलब कोई भी उपाधि या कोई भी गिफ्ट या कोई पैसा जो है आप तभी एक्सेप्ट करोगे जब राष्ट्रपति इस बात की स्वीकृति देता है, ठीक है। मतलब आपको किसी भी विदेशी राज्य की उपाधि एक्सेप्ट करनी है तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में। तो इस वीडियो में बस गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।